हमारी आज की स्टोरी जो हम रीड करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, रीडिंग को और वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो स्टोरी है द किंग एंड हिज सन, राजा और उसका बेटा। तो स्टोरी अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें, अगर वैल्यूएबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं स्टोरी को रीड करना। हमारी स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हुज सन, जिसका बेटा, वॉज वेरी इल टेम्पर्ड एंड बैड मैनर्ड, जिसका बेटा बहुत ही इल टेम्पर्ड था। इल टेम्पर्ड मतलब होता है बदमिजाज, जो चिड़चिड़ा हो, जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाए, सो बोलते हैं इसको इल टेम्पर्ड, बदमिजाज। और कैसा था? एंड बैड मैनर्ड, मैनर से समझ में आ रहा है, जिसको आप बोलते हैं बदतमीज या फिर बुरे आचरण वाला, जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे। तो एक समय की बात है, एक राजा था जिसका बेटा बहुत ही बदमिजाज और बदतमीज था। यहां पर अगर हम रूल की बात करें, ये देयर यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, किंग हमारा नाउन है, नाउन के साथ लगाया अ आर्टिकल, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का रूल और देयर का चैप्टर। साथ में हमने यहाँ पे यूज किया है हुज रिलेटिव प्रोनाउन। हुज के साथ हम कोई ना कोई नाउन का यूज करते हैं। और इल टेम्पर्ड यहाँ पे है एडजेक्टिव और बैड मैनर्ड भी है एडजेक्टिव। इसमें वर्ड याद कर लें आप, इल टेम्पर्ड बदमिजाज, जो ग्रम्पी हो, इरिटेट हो जाए, जिसको बड़ा जल्दी से गुस्सा आ जाए, इल टेम्पर्ड। बैड मैनर्ड, बुरे मैनर वाला, बुरे आचरण वाला, जो बुरा व्यवहार करे, बदतमीज। आगे लिखा है द किंग, द कोर्टियर्स एंड मेनी अदर सिटीजन्स, राजा जो था, दरबारी जो थे और कई अन्य नागरिक जो थे, ट्राइड, इन्होंने कोशिश की, टू रिफॉर्म, सुधारने की, किसको? प्रिंस को, एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, और समझाने की, क्या समझाने की? द बैड इंप्रेशन, ये जो बुरा इंप्रेशन है, प्रभाव है, कौन सा प्रभाव? दैट, जो, हिज इल मैनर्स, जो उसका बुरा आचरण है, एंड विकेड वेज, और जो उसके दुष्ट तरीके हैं, वुड क्रिएट, वो पैदा करेंगे, ऑन द पब्लिक, लोगों पर। तो यहाँ पे ध्यान देना, राजा ने, कोर्टियर्स यानी कि दरबारियों ने, एंड मैनी अदर सिटीजन्स, और बहुत सारे अन्य नागरिकों ने कोशिश की प्रिंस को रिफॉर्म करने की, सुधारने की, और उसे समझाने की। क्या समझाने की? बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव। कौन सा प्रभाव? दैट, जो, हिज इल मैनर्स एंड विकेड वेज वुड क्रिएट, जो उसके, जो ये इल मैनर्स हैं, उसके बुरे तरीके हैं, आचरण है, और विकेड वेज, जो उसके दुष्ट तरीके हैं, वो क्रिएट करेंगे, किस पर? लोगों पर। अब यहाँ पे वर्ड याद करेंगे। पहला कोर्टियर्स, दरबारी, सिटीजन्स, नागरिक, रिफॉर्म वर्ब है, मतलब इंप्रूव करना, सुधार करना, सुधारना। देन मेक, अंडरस्टैंड, समझाना। बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव, इल मैनर्स, बुरा आचरण, विकेड मतलब होता है दुष्ट, और विकेड वेज हो गए दुष्ट तरीके। और अगर रूल की बात करें, यहाँ पे ट्राइड यूज हुआ तो ये होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बैड इंप्रेशन के बारे में बता रहा है कि कौन सा बैड इंप्रेशन। हम कह रहे हैं दैट, जो वुड क्रिएट, जो क्रिएट करेगा, मतलब इंप्रेशन कौन सा? जो उसके इल मैनर और विकेड वेज क्रिएट करेंगे जनता पर। आगे लिखा है बट, लेकिन, द प्रिंस पेड नो हीड, लेकिन राजकुमार ने कोई ध्यान नहीं दिया, किस तरफ? टू देयर सेंसिबल पीसेस ऑफ एडवाइस, जो उनकी सेंसिबल, सेंसिबल होता है समझदार अगर कोई व्यक्ति है तो, और अगर एडजेक्टिव की तरह हम इसका काम ले रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा समझदारी से भरा हुआ। और पीस ऑफ एडवाइस मतलब कई सारी सलाह। एडवाइस का प्लूरल हम एडवाइसेस नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम यूज करते हैं पीसेस ऑफ एडवाइस। तो समझदारी से भरी हुई जो सलाह है,
तो उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर पे हीड, इसका मतलब होता है ध्यान देना। यहाँ पे हमने यूज कर दिया पे का सेकंड फॉर्म पेड और नो लगा दिया, तो कोई ध्यान न देना। सेंसिबल, समझदारी से भरा हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। और आपको अगर नहीं पता तो पूरी इंग्लिश सिखाने के बाद मैंने ये स्टोरीज पढ़ाना शुरू किया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप सीधा स्टोरी पढ़ने लगते हैं तो आप एक गलती कर रहे हैं। स्टोरीज कभी भी सीधा नहीं पढ़ी जाती है, पहले इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाता है। जब आपको सारी इंग्लिश आ जाए फिर स्टोरीज को पढ़ो, ताकि आपको सारे रूल भी समझ आ रहे हो, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती जाए, रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती जाए। तो इंग्लिश पर पहले काम करना चाहिए। अगर आपको सीखना है मुझसे इंग्लिश, जिसमें मैं 500 से ज़्यादा वीडियोस दे चुका हूँ, जिसमें ऑल रूल्स कवर हैं, 3000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, विद वीडियोस एंड PDF, 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी है। तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने के लिए तो डेफिनेटली आप ऐप को डाउनलोड करना। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ स्टोरी में। आगे लिखा है, वन डे, एक दिन, द किंग सॉ अ सेंट, राजा ने देखा एक संत को, वॉकिंग, चलते हुए या घूमते हुए, इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, महल के सामने। वॉक का यहाँ पे मतलब घूमने से है, चलने से है। ये हमारा लेसन है सो कॉट हर्ड का। सो कॉट हर्ड के बाद हम एक व्यक्ति लगाते हैं, उसके बाद एक जेरेंड। और पैलेस मतलब महल, इन फ्रंट ऑफ के सामने। द किंग सो हिज ग्लोइंग फेस, राजा ने देखा उसका चमकता हुआ चेहरा, एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, विद द वे द सेंट वॉज वॉकिंग, किससे प्रभावित हुआ, जिस तरह से सेंट चल रहा था। अब यहां पर इम्प्रेस्ड विद द वे मतलब तरीके से प्रभावित होना, किस तरीके से, द सेंट वॉज वॉकिंग, जिस तरह से संत चल रहा था। अब यहां पर सीखने वाली चीज है, द किंग सॉ, किंग इज सब्जेक्ट, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, फिर एंड लगाया, एंड के बाद वॉज लगाए, फिर इम्प्रेस्ड यहां पर है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रभावित होना। यहां पे इम्प्रेस्ड जो है थर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए जो किंग है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का भी। तो इस सेंटेंस में किंग सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है सो के लिए, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इम्प्रेस्ड वाले सेंटेंस के लिए, और जोड़ा गया है एंड कंजंक्शन के साथ। क्लियर। तो राजा ने देखा उसका चमकता हुआ चेहरा और बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उस तरीके से जिस तरह से संत चल रहा था। हिज वॉकिंग सजेस्टेड, तो उसका जो चलना था, हिज वॉकिंग सजेस्टेड, तो उसने सुझाव दिया, तो उसने बताया, तो उससे पता चला, दैट, क्या पता चला, द सेंट वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिवाइन नॉलेज, तो संत आत्मविश्वास और दिव्य ज्ञान से फुल था, भरा हुआ था। तो ये उसके चलने से पता चल रहा था। द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री, तो मंत्रियों में से कह रहे हैं जो एक है कोई, तो उसको कहा, द किंग आस्क्ड, तो राजा ने अपने मंत्रियों में से एक को कहा, टू इनवाइट द सेंट, कि सेंट को आमंत्रित किया जाए, टू हिज कोर्ट, उनके दरबार में। ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है नरेशन का, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट में हम बोलते द किंग सैड टू वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, फिर हम यहाँ कोमा डालते, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के सेंटेंस बोलते, तो राजा के शब्द होते इनवाइट द सेंट टू माई कोर्ट, तो ये राजा के वर्ड होते हैं माई कोर्ट, कि संत को मेरे दरबार में लाओ। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है, सैड टू हमारा बदल गया आस्क्ड के अंदर, और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमने यूज किया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और माई बदल गया हमारा हिज के अंदर। ये होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अगर नरेशन नहीं आती फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा, तो सीख लो, आपको सब समझ में आएगा, इसीलिए रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या हुआ, द सेंट केम टू द किंग्स कोर्ट, संत आया
राजा के दरबार में। ही वॉज रिसीव्ड, उसका स्वागत किया गया। ही यहाँ पे सेंट के लिए यूज किया गया, रिसीव्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उन्हें रिसीव किया गया यानी कि उनका स्वागत किया गया विद ग्रेट ऑनर, बड़े ही सम्मान के साथ, बाय द किंग एंड हिज कॉर्टियर्स, राजा और उनके दरबारियों के द्वारा। व्हेन द किंग केम टू नो, जब राजा को पता चला, कम टू नो इज पता चलना, तो जब राजा को पता चला दैट की द सेंट वॉज ट्राइंग, कि संत कोशिश कर रहा था, टू फाइंड आउट, पता लगाने की, खोजने की, किसको, अ गुड ड्वेलिंग प्लेस, एक अच्छी रहने वाली जगह को, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। तो जब राजा को पता चला कि संत खुद के लिए एक अच्छी रहने की जगह, ड्वेलिंग प्लेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो क्या हुआ, तो उसने ही ऑफर्ड, उसने पेशकश की, उसने पेश किया, हिम, उसे क्या पेश किया, अ हर्मिटेज, एक आश्रम, इन हिज पैलेस, उसके महल में। ये जो हमारा वेन से लेकर पैलेस तक सेंटेंस है, दिस इज पास्ट कॉम्बिनेशन। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, कम टू नो, पता चलना, ड्वेलिंग प्लेस, रहने की जगह, ड्वेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब होता तो यूज करते हैं ड्वेल करना। डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सजेस्ट, सुझाव देना, इम्प्रेस्ड, प्रभावित होना, ऑफर इज, पेश करना, हर्मिटेज, आश्रम। नेक्स्ट, द सेंट एक्सेप्टेड, संत ने स्वीकार कर लिया, द ऑफर, उसकी पेशकश को, किसका ऑफर, ऑफ द किंग, राजा का। तो राजा के ऑफर को संत ने स्वीकार कर लिया, एंड स्टार्टेड लिविंग, और रहना शुरू कर दिया, इन द हर्मिटेज, आश्रम में। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है, वन डे, एक दिन, द किंग सैड टू द सेंट, एक दिन राजा ने संत से कहा। अब ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में डाला गया है। तो क्या बोला राजा ने संत को, यू वुड हैव कम टू नो बाय नाउ, अब तक आपको पता चल गया होगा, प्रोबेबली, शायद। ये हमारा लेसन है, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम टू नो, पता चलना, बाय नाउ आ रहा है, अब तक, तो ये कंडीशनल सेंटेंस तो हमारा नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता कंडीशनल सेंटेंस में इसका हिंदी, यू वुड हैव कम टू नो, तुम्हें पता चल गया होता। ऐसा होता अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है, बिकॉज उसका भी रूल सेम होता है। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, पास्ट पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट एंड पास्ट पॉसिबिलिटी दोनों के लिए हम यूज करते हैं जरूर की सेंस के लिए। मस्ट हैव कम टू नो, जरूर पता चल गया होगा, मे हैव कम टू नो, माइट हैव कम टू नो, या वुड हैव कम टू नो। तो प्रोबेबली लिख दिया तो हम वुड लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा कि अब तक, बाय नाउ, आपको शायद पता चल गया होगा, दैट की माई सन इज वेरी इल टेम्पर्ड, कि मेरा जो बेटा है वो बड़ा ही इल टेम्पर्ड है, बदमिजाज है, एंड बैड मैनर्ड है, और बदतमीज है। तो ये कहा राजा ने संत को। द पीपल ऑफ माई किंगडम, जो मेरे राज्य के लोग हैं, कॉल हिम, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या पुकारते हैं, एन अनवर्दी प्रिंस, एक अयोग्य या नालायक राजकुमार। तो वो उसको नालायक राजकुमार कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है इसको आप याद करेंगे, अनवर्दी मतलब अयोग्य, जो लायक ना हो, जो नालायक हो, अनवर्दी। फिर क्या हुआ, दे डू नॉट वॉन्ट हिम टू सक्सीड मी एज किंग। यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ड देखो तभी समझ में आएगा। सक्सीड अगर सिंपल होता मतलब हो जाता है सफल होना, बट यहाँ पे सक्सीड मतलब सफल होना नहीं है। सक्सीड समवन एज समथिंग या समवन मतलब होता है उत्तराधिकारी बनाना। तो सक्सीडेड मी यानी कि मेरे बाद, एज किंग राजा के रूप में। तो क्या बोल रहे हैं, दे डू नॉट वॉन्ट हिम टू सक्सीड मी एज किंग, तो वे नहीं चाहते हैं कि वो मेरी जगह राजा बने। और ये हमारा लेसन है वॉन्ट समवन का। इसके बाद क्या हुआ, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू टीच द प्रिंस
कि प्रिंस को सिखाएं टू चेंज हिज वेज, अपने तरीकों को बदलना। काइंडली मतलब कृपया, तो मैं आपसे कृपया विनती करता हूं कि आप प्रिंस को उसके तरीके बदलने के लिए कहें। तो ये हो गया इसका हिंदी। तो ये थे उसके राजा के सारे वर्ड्स। देन फिर द किंग डिस्कस्ड, फिर राजा ने चर्चा की। डिस्कस होता है चर्चा करना। डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं लगता है। कई बार लोग यूज करते हैं वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, कभी भी अबाउट नहीं लगता है। डिस्कस के बाद सीधा मैटर लिखा जाता है जिसके बारे में भी आप चर्चा कर रहे हैं। फिर राजा ने डिस्कस किया, चर्चा करी, अदर मैटर्स की, अन्य मुद्दों की, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य की, विद द सेंट, संत के साथ, एंड और लेफ्ट हिज सन, और छोड़ दिया अपने बेटे को, अंडर हिज डायरेक्ट केयर, उसके प्रत्यक्ष देखभाल में। डायरेक्ट केयर मतलब सीधा सीधा देखभाल, तो उसके अंदर उसको छोड़ दिया, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन के अंदर। ठीक है, तो उसने छोड़ दिया अपने बेटे को सीधे सीधे देखभाल और मार्गदर्शन के अंदर उस संत के, विद अ कॉन्फिडेंस, इस आत्मविश्वास के साथ, दैट की, तो किस आत्मविश्वास के साथ कि द सेंट वुड डेफिनेटली इम्प्रूव द प्रिंस, कि संत निश्चित तौर पर या निश्चित ही सुधार देगा राजा को। अब यहाँ पे उन्होंने यूज किया होगा विल। अब ये इनडायरेक्ट नरेशन है इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर दिया विल की जगह वुड। ठीक है, तो वो उसको सुधार देगा, एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन हिम, और उसमें एक सकारात्मक बदलाव ले आएगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेंट टुक द प्रिंस फॉर अ वॉक, अगले दिन संत ले गया राजकुमार को घुमाने, थ्रू द गार्डन, बगीचे में, ऑफ द पैलेस, महल के। मतलब ये कि संत राजकुमार को घुमाने के लिए महल के बगीचे में ले गया। टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। यहां तक आप वर्ड याद कर सकते हैं। काइंडली कृपया, डिस्कस चर्चा करना, मैटर्स मुद्दे, केयर इज देखभाल, गाइडेंस इज मार्गदर्शन, डायरेक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है मतलब प्रत्यक्ष या सीधा सीधा, डेफिनेटली एडवर्ब है निश्चित तौर पर या निश्चित ही, इम्प्रूव इज सुधार करना, ब्रिंग अ चेंज बदलाव लाना, और इसके अलावा टेक फॉर अ वॉक घुमाने ले जाना। फिर क्या हुआ, अब वो घुमाने के लिए उसको लेके गया वहां पे, पॉइंटिंग टू अ टाइनी प्लांट, एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए। टाइनी होता है वेरी स्मॉल, पॉइंट वर्ब है मतलब होता है इशारा करना, शुरू में लगा आईएनजी लगाकर, इसका मतलब कुछ करते हुए, तो इशारा करते हुए किसकी तरफ, टू अ टाइनी प्लांट, एक छोटे से पौधे की तरफ। द सेंट सैड, संत ने कहा, टू द प्रिंस, राजकुमार से। तो क्या कहा उसने, यहां से लेकर यहां तक, वैसे यहाँ यहीं तक है, यहां से यहां तक क्या बोला, ईट अ लीफ मतलब पत्ता खाओ, लीफ मतलब होता है पत्ता, तो पत्ता खाओ, ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे का, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, हाउ इट टेस्ट्स, कि इसका स्वाद कैसा है। ये ईट अ लीफ हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे लिखा है द प्रिंस टेस्टेड द लीफ, राजकुमार ने पत्ते का स्वाद चखा, एंड और इमीडिएटली और तुरंत, स्पिट इट ऑन द ग्राउंड, और उसे इमीडिएटली यानी कि तुरंत जमीन पर थूक दिया। स्पिट जो है इसका मतलब होता है थूकना, वैसे यहाँ स्पिट नहीं आएगा, बुक में स्पिट लिखा था, ये बच्चों की बुक थी 5th क्लास की, बोर्ड मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो स्टोरी मैंने ऑनलाइन लिया था, तो स्पिट का सेकंड फॉर्म हो गया स्पैट। अगर हम यहाँ प्रिंस सब्जेक्ट मान रहे हैं, टेस्टेड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से सेंटेंस को जोड़ा तो यहाँ स्पिट की जगह स्पैट आना चाहिए, स्पिट स्पैट स्पैट। इट सीम्स टू बी अ पॉइजनस प्लांट, यह जहरीला पौधा लगता है। ये हमारा लेसन है सीम्स वाला, सीम्स टू बी, सीम्स टू हैव, ठीक है, सीम्स टू हैव बीन। तो ये वीडियो नंबर है 127, 128, ये सारा एक कंप्लीट सीरीज है, इसको देखना। एडवांस्ड लेवल है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है सिंपल लेवल का, बट ये एडवांस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, लगभग 10 रूल। ठीक है, तो इट सीम्स टू बी अ पॉइजनस प्लांट, तो ये जहरीला पौधा लगता है। इफ अगर इट इज अलाउड टू ग्रो,
इनटू अ बिग ट्री, अगर इसे बड़े पेड़ में तब्दील होने के लिए अलो कर दिया जाता है, मतलब इसे बड़ा होने दिया जाता है, किस चीज में, एक बड़े पौधे में, इट में प्रूव डेंजरस, ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे मे आ रहा है, प्रूव मतलब सिद्ध होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा मे का चैप्टर जो संभावना बताता है फ्यूचर का। और इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इज लगा है, अलाउड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इफ इट इज अलाउड, अगर इसे आज्ञा दे दी जाती है, टू ग्रो बढ़ने की, इनटू अ बिग ट्री बड़े पेड़ में, तो इट में प्रूव ये सिद्ध हो सकता है, डेंजरस खतरनाक, किसके लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये कहा उसने, लड़के ने, प्रिंस ने। द प्रिंस पुल्ड द टाइनी प्लांट आउट, पुल आउट का मतलब होता है उखाड़ देना, तो राजकुमार ने पुल आउट कर दिया उस छोटे से पौधे को, मतलब उखाड़ दिया ग्राउंड से, ठीक है, पुल आउट ऑफ द ग्राउंड, उससे उखाड़ दिया, एंड और टोर इट टू पीसेस, और उसको टुकड़े कर दिए। टीयर मतलब फाड़ना, टीयर का सेकंड फॉर्म टोर, और टीयर इनटू पीसेस मतलब तोड़ तोड़ के फेंक देना, तो उसने भी वही किया। फिर क्या हुआ, देन फिर द सेंट पिक्ड अप द अपरूटेड प्लांट, फिर संत ने उठाया, पिकअप मतलब उठाना, किसको उठाया, द अपरूटेड प्लांट, पौधे को, कौन सा पौधा, अपरूटेड, अपरूटेड यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसका मतलब होता है उखाड़ा हुआ, तो संत ने उठाया उस उखड़े हुए पौधे को, ठीक है, वो उठा लिया, एंड सैड टू द प्रिंस, और प्रिंस से कहा, अब ये उस संत के एग्जैक्ट वर्ड, तो क्या बोला, एज यू हैव रिएक्टेड, जैसा तुमने प्रतिक्रिया दी है, जैसा तुमने रिएक्ट किया है, इन द केस ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे के केस में, इस पौधे के मामले में जैसा तुमने किया है रिएक्ट, तो कह रहे वैसे ही द पीपल ऑफ योर किंगडम, वैसे ही तुम्हारे राज्य के जो लोग हैं, मे रिएक्ट, तो वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, इन द सेम मैनर, उसी लिहाज में, उसी मैनर में, विद यू तुम्हारे साथ, वन डे एक दिन, ठीक है। तो संत ने बोला जैसे तुमने रिएक्ट किया ना इस पौधे वाले केस में, वैसे ही जो तुम्हारे किंगडम के पीपल हैं मे रिएक्ट, तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट कर सकते हैं, इसी वे से, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर तुम्हारे साथ, बिकॉज क्योंकि, दे थिंक क्योंकि उन्हें लगता है, यू आर अ बैड प्रिंस, तुम एक बुरे राजकुमार हो। वर्ड मीनिंग याद करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले याद करेंगे पुल आउट मतलब उखाड़ देना, टीयर का सेकंड फॉर्म टोर मतलब फाड़ना। नेक्स्ट याद कर लेंगे अपरूटेड यानी कि उखाड़ा हुआ, एडजेक्टिव का काम करेगा। रिएक्ट आप ये तो सिंपल ही है, और इसके अलावा इन द सेम मैनर मतलब उसी लिहाज से, उसी तरीके से, इन द सेम वे, इसमें मुश्किल और कुछ नहीं है, आगे रीड करते हैं। दे मे नॉट अलो यू, तो वो तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे मे का यूज संभावना बता रहा है फ्यूचर का, आप यहाँ पे फ्यूचर में भी हिंदी निकाल सकते हैं, दे मे नॉट अलो यू, कि वो तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे, या फिर वो तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते हैं। जब संभावना हो तो आप यूज कर सकते हो मे, तो वो तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते हैं टू रूल द किंगडम, राज्य पर शासन करने की, एंड और मे सेंड यू टू आउट ऑफ द किंगडम, और तुम्हें किंगडम से बाहर भी भेज सकते हैं। सो इसीलिए इट इज मच बेटर, तो कह रहे हैं ये कहीं बढ़िया है, इट इज मच बेटर कहीं बढ़िया है, दैट की यू मेंड योर वेज, कि तुम अपने तरीकों को सुधार लो, टू क्रिएट पैदा करने के लिए, किसको, फीलिंग ऑफ मर्सी, मर्सी मतलब दया, तो दया जो है कंपैशन, कंपैशन होती है करुणा, करुणा क्या होती है, जैसे दूसरे का दुख जो है उसको जैसा फील हो रहा है तो मैं भी वैसा फील कर रहा हूँ, फिर उसकी मदद कर रहा हूँ, तो करुणा होनी चाहिए, मतलब दूसरे का जो फीलिंग है उसके साथ जो दुख दर्द हो रहा है, बीत रहा है, तो उसको फील करने की क्षमता, कंपैशन, करुणा। तो कह रहे हैं जो ये फीलिंग ऑफ मर्सी है, दया की भावना, करुणा की भावना, एंड काइंड हार्टेडनेस, और दयालुता की भावना जो है ऑल अराउंड, तो ये पैदा हो सके, ठीक है। कह रहे इसीलिए कहीं बढ़िया है कि तुम अपने तरीकों को सुधारो ताकि पैदा हो सके मर्सी, कंपैशन एंड काइंड हार्टेड वाली जो फीलिंग है ऑल अराउंड, यानी कि चारों ओर। इसमें आप अच्छे वर्ड याद कर सकते हैं, जैसे कि पहला है
क्रिएट करना, पैदा करना। दूसरा जो अच्छा है वो है टू रूल, शासन करना। तीसरा है मर्सी, दया, कंपैशन हो गया करुणा, काइंड हार्टेडनेस दयालुता, और काइंड हार्टेड होता दयालु। ये हमारा नाउन है, ये नाउन है और ये भी नाउन है। आगे लिखा है द प्रिंस अंडरस्टूड द मैसेज। राजकुमार समझ गया संदेश को, किसका संदेश? ऑफ द सेंट, संत के। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, कह रहे हैं उस दिन से, ही ट्राइड, उसने कोशिश करी, टू ग्रो हम्बल, विनम्र होने की, एंड काइंड हार्टेड, और दयालु होने की, और कैसा? फुल ऑफ मर्सी एंड लव, दया और प्रेम से भरे हुए होने की, तो उसने ऐसी कोशिश की। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा खुश था या राजा खुश हुआ। प्लीज एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है खुश होना। अगर आप इसको थर्ड फॉर्म मान रहे हैं तो किंग को ऑब्जेक्ट मान सकते हो। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा खुश हुआ। एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, तो राजा बहुत खुश हुआ, एंड एक्सट्रीमली हैप्पी, और बहुत खुश था, टू सी, देखकर, सच अ बिग चेंज इन हिज सन, अपने बेटे में इतना बड़ा बदलाव। ही थैंक्ड द सेंट, उसने राजा का धन्यवाद किया, एंड और एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस, और अपनी कृतज्ञता को व्यक्त किया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? तो एक बार वर्ड देख लेते हैं पहले यहाँ पर। पहला हम्बल, विनम्र। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से। देन है काइंड हार्टेड, दयालु। प्लीज वर्ब होती है खुश करना। एक्सट्रीमली एडवर्ब है मतलब बहुत ज्यादा। थैंक इज धन्यवाद करना, एक्सप्रेस इज व्यक्त करना, ग्रेटफुलनेस इज कृतज्ञता, काइंडनेस दयालुता। तो ये थे इसके कुछ वर्ड मीनिंग। अब देखते हैं इसका मॉरल। और उससे पहले याद दिला दूं, जो भी आप में से इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। डिटेल आपके सामने है। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद कोई और कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो अब देखते हैं मॉरल। मॉरल मतलब नैतिक शिक्षा। बैड टेम्परामेंट मतलब बुरा स्वभाव। टेम्परामेंट से आप याद रख सकते हो, जैसे टेम्परेचर होता है, दिमाग का पारा बढ़ जाता है तो हमारा स्वभाव खराब हो जाता है। तो बैड टेम्परामेंट मतलब बुरा स्वभाव, बुरा आचरण। जो हमारा बुरा स्वभाव है, डज नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, तो वो लोगों के दिल नहीं जीतता है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।